Hello everyone, I am B Singh, founder and director, MadeEG and Next IAS, and you are watching ESE 2023 Toppers Talk. आज के टॉपर हैं कृष्ण कुमार द्विवेदी। कृष्ण कुमार, कॉन्ग्रेचुलेसन। थैंक यू सर। कृष्ण कुमार ने इंजीनियरिंग सर्विस 2023 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 13th रैंक अचीव की है और इन्होंने बीटेक किया था NIT भोपाल से 2018 में और मल्टीपल एग्जाम्स क्रैक किए। इन्होंने 2018 के बाद इसरो, बार्क, NTPC, NHPC, NPCIL और DRDO जैसे पब्लिक सेक्टर्स में इन्होंने जॉब लिया, क्रैक किया और इनकी ज्वाइनिंग अभी DRDO की अवेटेड है। इंजीनियरिंग सर्विस 2023 में इनका 13th रैंक है। MadeEG के ये 2 बार क्लासरूम कोर्स स्टूडेंट रह चुके हैं, एक बार भोपाल सेंटर में और एक बार दिल्ली के सुपर टैलेंट बैच में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि इतनी लंबी जर्नी में इन्होंने इतने सारे एग्जाम जो क्रैक किए हैं, तो इनकी स्ट्रेटजी क्या थी, प्रिपरेशन करने के लिए इन्होंने सोर्सेज क्या अपनाए, प्लान ऑफ एक्शन क्या था, सेल्फ स्टडी जब घर में करते थे तो कितने घंटे पढ़ते थे, कोचिंग के साथ साथ इन्होंने कैसे अपने टाइम को बैलेंस किया और इतने मल्टीपल सिलेक्शन होने के बाद भी ये अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखे रह गए। तो इसके पीछे क्या इनका दृढ़ संकल्प था, जानने की कोशिश करते हैं। तो मेरा पहला सवाल कृष्ण कुमार ये है आपसे कि आपका तो ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका था कई सारे पब्लिक सेक्टर में, तो फिर भी आप आगे एग्जाम लिख रहे थे, तो उसके पीछे क्या कारण था? सर, सबसे पहले मैं MadeEG और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर, जब मैं एक छोटे से तहसील से बिलोंग करता हूँ, जैसी नगर से, जहाँ पे मेरा सपना था कि लोगों का सुनता था कि IIT जाते हैं, बट सर IIT जाने के लिए हमें ये तो नहीं पता, ये लोग जाते थे कोचिंग, बट उसके पहले बहुत कम लोग गए थे, नहीं गए थे, तो IIT में मैं नहीं हो पाया। मैं विदाउट कोचिंग हमारा नहीं हो पाया जेईई में। उसके बाद उस समय परसेंटेज का एडिशन होता था, तो मार्क्स इतने थे कि परसेंटेज के एडिशन से मेरा सिलेक्शन जेईई मेंस में NIT मिल गया मुझे। अच्छा। उस समय सर मेरी ये हालत थी, क्योंकि मैं एक बिलोंग करता हूँ वहाँ से जहाँ पे सिर्फ आपको थ्योरी पढ़ाई जाती है, बोर्ड में ऐसे सवाल आते हैं ऑब्जेक्टिव कि आप सिर्फ वही टिक कर दीजिए तो आप अच्छे नंबर ले आएंगे। तो मुझे सर FVD बनाना नहीं आता था। मैं आपको क्लियर बताऊं सर, बॉडी डायग्राम। यस सर, ये 12th की बात है। उसके बाद सर क्या हुआ कि मैं NIT इलाहाबाद में पहला साल केमिकल पढ़ा। वहाँ पे मुझे बहुत सारे अच्छे बच्चे मिले, बहुत मेरा ह्यूमिलिएशन किया, मतलब वो मैं उसको पॉजिटिव तरीके से लिया, क्योंकि उनसे मुझे सीखने को ही मिल रहा था। वो 2 बातें मुझे कहते थे, लेकिन मैं उनसे बहुत सारी चीज़ें वहाँ सीखा। जब मैं NIT भोपाल में फिर मैं अपियर हुआ NIT भोपाल में मैकेनिकल लिया सर। उसके बाद मैंने प्लान किया था, मेरे को सीनियर्स थे, MadeEG का सुना था मैंने और प्लान किया था। जब मैं पहली क्लास अटेंड किया सर, और मेरी पहली क्लास थी मनीष कक्कड़ सर की फ्लूइड मैकेनिक्स, वहाँ से मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया और लिटरली बता रहा हूँ कि जो मेरे सपने IIT के नहीं हो पाए थे, वो आज पूरा करने में, मेरे को ये कॉन्फिडेंस देने में, मैं बहुत दिल से ये बात कह रहा हूँ कि MadeEG का बहुत बड़ा योगदान रहा है, MadeEG के टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिनके कारण मैं आज यहाँ पे आपके सामने सर आज बैठा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ सर। तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई सर। और मेरा सर थोड़ा घरेलू बैकग्राउंड कुछ ऐसा रहा है कि शुरुआत से ही, जैसे हर परिस्थिति, हर फैमिली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, मेरे यहाँ भी बहुत सारी मल्टीपल प्रॉब्लम्स थी। प्रॉब्लम्स कुछ इस तरह थी कि मुझे अपनी सिस्टर की शादी भी लगाना है, मुझे अपने बड़े भैया का भी ध्यान रखना है, वो जन्म से एक पैर से विकलांग भी है, और घर में थोड़ा केओस होता है, जो मल्टीपल जगह होता है, बहुत सारी परेशानियां रही और इन सारी परिस्थितियों को ध्यान में रख करके आपने अपनी चीजों को आगे बढ़ाया और सब मतलब सफल हुए। तो लोग बोलते हैं ना, थोड़ा डूबूंगा मगर तैराऊंगा, तू देखता जा मैं जीत जाऊंगा। तो द स्टोरी इज लाइक कमिंग फ्रॉम स्मॉल प्लेस। आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं, घर की परिस्थितियां खराब हैं, एजुकेशन में हिंदी माध्यम से पढ़ा है और उसके बाद फिर आप IES तक पहुंच जाते हैं और IES के पहुंचने के पहले बहुत सारे पब्लिक सेक्टर्स से होते हुए इसरो, बार्क, NTPC, NHPC, NPCIL, DRDO, इन सारे एग्जाम्स को क्रैक करके आप यहाँ पर पहुँचते हैं। तो कृष्ण कुमार, ये तो बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी है आपकी और आपसे बहुत सारे लोग सीखेंगे कि छोटे बैकग्राउंड से या गांव के बैकग्राउंड से आने के बाद भी हम ये सब कर सकते हैं और वो कोई मायने नहीं रखता। UPSC में कभी ऐसा लगा इंटरव्यू में कि जो आपका बैकग्राउंड है हिंदी मीडियम का या गांव का या जो आपकी परिस्थितियां थी वो कभी आड़े आई? सर, इसके पहले किसी दूसरे इंटरव्यू में लगा हो पब्लिक सेक्टर्स में? सर, सबसे पहला मैं इंटरव्यू अपनी लाइफ का फेस किया था इसरो का। इसरो RAC का एक एग्जाम होता है, उसमें उस समय 4 सीट थी। तो उसमें इंटरव्यू में मैक्सिमम साउथ के पीपल रहते हैं सर, साइंटिस्ट वहाँ के। तो जब मैं वहाँ पे इंटरव्यू दे रहा था, तो
इंग्लिश मैं बोल लेता था, मैंने अच्छी प्रैक्टिस की थी कॉलेज के दोस्तों के साथ, तो मैं बोल लेता था, इतना फ्लुएंट नहीं कि मैं एकदम बहुत ही फ्लुएंट बोलूँगा, बट हाँ इस तरह बोलता था कि कोई जज नहीं कर पाएगा कि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ। तो वहाँ पे मुझे थोड़ा सा लगा कि लैंग्वेज का इशू हो सकता है, बट सर वो पहला इंटरव्यू था, आई वॉज नॉट सेलेक्टेड, लेकिन उसने कॉन्फिडेंस दे दिया कि मुझे किन किन चीज़ों में काम करना है। और उन चीज़ों को मैंने नोट डाउन किया। जैसे मैंने फर्स्ट इंटरव्यू इसरो का दिया, तो मैंने ये देखा कि इंटरव्यूअर कुछ मुझसे सवाल कर रहा है, मैं उस चीज़, इंटरव्यूअर मेरे को ऑब्जर्व कर रहा है, मैंने आंसर दे दिया व्हाट इज स्ट्रेस, 2 लाइन में बता दिया, बट मुझे ऐसा लग रहा है वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो मैं कुछ और बताने लगा। तो ये मेरा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखा रहा था। मैंने पथेरा सर आपको लग रहा है कि मेरा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, तो यू स्टार्टेड स्पीकिंग अगेन। यस सर, तो मैंने पथेरा सर से बात की। ऐसा होता है इंटरव्यू में ना, बच्चे सोचते हैं कि शायद मेरा आंसर पूरा नहीं हुआ, लेकिन आपको जो भी आंसर करना है वो ऑन वन स्ट्रेच आप पूरा करिए। यस सर, जो जितना बताना चाहते हैं पूरा बताइए। यस सर, तो इस तरह से मैंने वहाँ से इंटरव्यू के लिए सीखा। और सर मैंने गेट लिखना स्टार्ट किया था 2018 में। मेरी पहले साल रैंक थी 3180। मेरे सीनियर्स 43 रैंक लाए थे। मैंने देखा था कि गेट में रैंक लाना आसान है, उन्होंने हमें ऐसा बताया था। 2019 में मैं क्रॉम्पटन ग्रेस में 1 साल जॉब किया हूँ, प्राइवेट में, कॉलेज प्लेसमेंट था। मैंने फिर भी गेट लिखा, मेरी फिर रैंक 3079 आई। मैं, सभी मेरे दोस्त थे, कई लोग निराश हो गए, उन्होंने ये तक कह दिया गेट हमसे नहीं हो पाएगा। उनके साथ मैं भी रहता था, बट मेरे अंदर ये था कि मेरी रैंक इम्प्रूव हुई ना। मैं अगर 3109 से 3079 लाया तो कुछ तो इम्प्रूव हुई है। तो मैं इस पॉजिटिविटी को लेके बढ़ा, और 2019 में मैंने एनएसटी दिया था। तो मुझे 100% स्कॉलरशिप मिली, और फिर मैं सुपर टैलेंट बैच ज्वाइन किया, और मुझे काफी इम्प्रूवमेंट हुआ वहां से सर। और 2020 में मेरी 588 रैंक आई। उसके बाद सर मेरे इंटरव्यू, तो 3000 रैंक से 588 पे आ गए आप नेक्स्ट ईयर, 588 सुपर टैलेंट बैच से। यस सर, फिर भी मेरे मन में ये था सर कि मुझे अंडर 100 रैंक लानी है। मैं इसके बाद सर 2020 में मार्च में मेरा, उस समय मेरा ईएससी का प्रीलिम्स थोड़ा बिगड़ गया था, तो मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाया था जिस साल रेलवे हटा था। और उसके बाद सर फिर मैं भोपाल गया। भोपाल में प्लान किया था कि मैं भोपाल में रहूंगा, तैयारी करूंगा। फिर मैंने एनएसटी दिया, क्योंकि एक बार कक्कड़ सर की बात याद थी कि मेर जी के सारे रिसोर्सेज जहाँ से आप पढ़े हो, इफ़ यू कैन कैप्चर, आपको कम एफर्ट या फिर अच्छा एफर्ट जो भी आपके हैं, जैसे एनएसटी था सर, तो मुझे पता था आई कैन गेट 100%। तो मैंने फिर से अपियर हुआ, मुझे 100% मिल गई, फिर मिल गया। और फिर मैंने उसको, ऑनलाइन कोर्स था सर कोविड में, मुझे जहाँ कभी डाउट हो कि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मुझे वीक लग रहा है सर, मैं उनको वहाँ से ट्राई करता था अच्छा पढ़ने की। और इसी तरह मैंने कुछ कॉन्सेप्ट थ्योरी के फिर से वहाँ से कवर किए, क्योंकि मैं भोपाल में पढ़ा और इधर पढ़ा, तो मैक्सिमम हो गया था, लेकिन 5-10% जो मुझे बचा था सर, वहाँ से किया। और उसी समय मेरे इंटरव्यू होना स्टार्ट हुए। तो 1.5 साल फिर मैं सर घर में रहा। फिर से मैं कोविड के 2020 मार्च से 2021 सितंबर तक फिर से वही परिस्थितियां जो कि मुझे इंस्पायर की। और लाखों बच्चे हैं सर ऐसे जिनके पास यही परिस्थितियां हैं, लेकिन वो सोचते हैं हम नहीं कर पा रहे। यकीन मानिए सर कि मैं, जिसको एफबीडी बनाना नहीं आता था, मेड जी में आके उसने अपने आप को मास्टर किया। मुझे पता था मैंने वहाँ मेहनत नहीं की है, तो मुझे यहाँ 10 गुना मेहनत करनी है। और सर मैं उसी हार्डवर्क के दम पे, और हमेशा मैं, गॉड की ब्लेसिंग्स है, टीचर्स की ब्लेसिंग्स है, पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स है, कि मैं उसको करता गया। और सर 2021 में मैं फिर इंटरव्यू दिया इसरो का। उसी समय मेरा गेट था, फिर गेट बिगड़ गया, 1014 रैंक आई। अच्छा। फिर मैंने, अच्छी बात ये हुई कि मेरा एनपीसीएल का इंटरव्यू आया। 588 में, कोविड में कई लोगों ने भरा नहीं एनपीसीएल को, तो मेरे को कॉल आ गया। कॉल आया। एनपीसीएल में फायदा ये है सर, 100% इंटरव्यू है। तो इंटरव्यू में मैंने बहुत सारी कमियां नोट डाउन की थी कि क्या क्या मैं गलती कर रहा हूँ। इंटरव्यू अच्छा कर गए। इंटरव्यू सर मेरी ऑल इंडिया रैंक 5 थी एनपीसीएल के बच्चों में, और मेरा सिलेक्शन हो गया। लेकिन मेरा मन में यही था सर कि मेरा वो गेट में रैंक लाना है, और मुझे फिर मैं सर 2022 में फिर गेट लिखा। इवन एनपीसीएल के कई बच्चे मुझसे कहते थे बार बार क्यों लिख रहे हो, ये तो जिंदगी भर गेट देगा। आई मीन उनकी बातों को मैं पॉजिटिव एनर्जी के तौर पे लेता था कि दे आर ट्राइंग टू टेल मी कि आपको गेट में जल्दी रैंक लाना है, क्या जिंदगी भर गेट लिखोगे। मैं फिर से गेट दिया सर। अनफॉर्चुनेटली मेरी 345 रैंक आई, 345 2022 में। उसी समय मेरी एनपीसीएल की ट्रेनिंग चल रही थी, और इसरो का कॉल लेटर आ गया था, और बार्क का भी आ गया था। एनपीसीएल बार्क में ज़्यादा फर्क नहीं है सर, तो मैं एनपीसीएल में रुका, और इसरो की पोस्टिंग त्रिवेंद्रम थी, इस वजह से मैं गया नहीं। उसके बाद सर मैं लिखता गया, ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, मेरी ज्वाइनिंग हो गई। अब मैं परमानेंट हो गया, अब मैं एम्प्लॉय हो गया एनपीसीएल का। फिर उसी समय मुझे ये था यार कि मेरे को समझ में आया एनपीसीएल का कुछ ऐसा कल्चर कि दैट इज ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन, बट मुझे लग रहा था थोड़ा और अच्छा करना चाहिए। उसी समय डीआरडीओ की अपॉर्चुनिटी आई सर। मैंने फॉर्म भरा, अपियर हुआ, डीआरडीओ क्रैक किया, और फिर मैंने ये मन बनाया था कि मुझे गेट देना है। और मेरा याद है मेरे साथ एक फ्रेंड रहता था, उसने मेरे से कहा था कि ऑल इंडिया रैंक 1,
तो मैंने बोला इट्स टोटली ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। और मैं जब पेपर दिया, मैं अपने फ्रेंड के साथ एक, तो मुझे लग रहा था मेरी रैंक फिर 400-500 जाएगी, लेकिन इस बार 43 रैंक आ गई 2023 और में। जब इस बार 43 रैंक आई तो मैं टोटली ब्लेस्ड था। और मेरी माता जी जो है सर, उनको किसी गाँव में किसी ने बता दिया कि गेट में 85 नंबर से ऊपर कुछ नहीं होता है, PSUs नहीं मिलती। मैंने भी कई बार कहा और किसी और ने बता दिया। तो मेरी रैंक अगर कम आए, मतलब 400-500 आए, बोले तुम क्वालिफाई नहीं किए हो। तो कई जगह गांव में बोल रहे यार वो क्वालिफाई ही नहीं कर पा रहा है। तो जब 43 रैंक आई तो मैंने मम्मी से कहा अब आप बता सकते हो कि मैंने क्वालिफाई कर लिया है। तो दैट जर्नी वाज वेरी इंस्पायरिंग। और उसके बाद सर 43 रैंक के बाद मेरी ESC मैंने दिया। ESC मेरा सर बिगड़ गया था, मुझे ऐसा लग रहा था इस बार, क्योंकि सर मेरी बहुत तबीयत खराब हो गई थी उस समय। तो मैंने होप खो दिया, मैंने बोला चलो यार ESC नहीं हो रहा है तो DRDO का इंटरव्यू में फोकस करते हैं, क्योंकि इंटरव्यू अप्रैल में था, उसी समय मेंस इसका जून में था सर। जब मेरा एक फ्रेंड है अशोक, उसने मेरे को बोला कृष्णा भाई आपके इतने नंबर आ रहे हैं, मेरे प्रीलिम्स में ज़्यादा मार्क्स नहीं थे, 220 थे, मुझे लग रहा था नहीं होगा। तो उसने बोला देखो जिस तरह इस बार पेपर टफ था, पेपर 1 भी टफ था। यस सर, जीएस का। यस सर, काफ़ी टफ था। और जिस तरह रिव्यू उसने बताया और कई लोगों से बात किया, तो मैंने बोला चलो प्रिपेयर करते हैं। फिर भी जब मेरा DRDO का रिजल्ट आया, मैंने ESC की प्रिपरेशन छोड़ दी। मैं सिर्फ 1 महीने मेंस के लिए पढ़ा था, वो भी वो सब्जेक्ट्स जो अच्छे थे। लेकिन अब कई लोग सुनेंगे यूट्यूब में, वो कह देंगे कि 1 महीने में ESC मेंस हो गया। नहीं, ये मेरी 4 साल की मेहनत थी जो मैं शुरू से करता आ रहा था। और उस 4 साल की मेहनत में मैंने कन्वेंशनल क्वेश्चंस खूब लगाए, मैंने अच्छे से प्रैक्टिस किया। मेरी स्ट्रेटजी हमेशा ये रही। वो आपकी ना पढ़ाई क्यूमुलेट होती गई। यस सर, वो ऐड ऑन करती गई आपकी। यस सर। और इस बार सर पेपर ऐसा आया, मैं रिन्यूएबल मेकाट्रॉनिक्स रोबोटिक्स छोड़ के गया था, बट पेपर ऐसा आ गया, कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस ऐसे हुए सर कि मुझे वो पोर्शन जरूरत ही नहीं पड़ी, अटेम्प्ट ही नहीं करना पड़ा। और मेरा मेंस बहुत अच्छा गया। और जब मेंस अच्छा हुआ तो फिर मुझे समझ में आया इंटरव्यू लास्ट स्टेज है, व्हाई टू लीव, आई शुड ट्राई। देन आई केम हियर, आई स्टार्टेड टेकिंग मेडजी इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम एंड मेरे दोनों इंटरव्यू बहुत अच्छे फीडबैक मिले। और उन्होंने कुछ सजेशंस भी दिया कि आप ये कम करिए, मैं उनको ट्राई किया कम करने का। और जब मैं फाइनल इंटरव्यू देने गया तो दैट इंटरव्यू वाज मार्वेलस अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज उन्होंने पूरा टेक्निकल क्वेश्चन पूछा मेरे से, और टेक्निकल में थोड़ा फीलिंग बार्क की आई क्योंकि थोड़ा डेप्थ में गए थे। तो इस तरह सर मैं। और आपका जो ये बार्क, NTPC, NHPC के सिलेक्शन है, ये गेट के किस बेसिस पर हुए थे? हाँ ये सर, ये NTPC का सिलेक्शन गेट 2022 के बेसिस पे हुआ था, जब मेरी 3, 4, 5 बहुत ज्यादा NTPC से कॉल आए थे। इवन NHPC का भी सिलेक्शन मेरा इसी से हुआ था। इवन 43 रैंक पे भी IOCL का कॉल आया था, क्योंकि मैं फॉर्म भरा था जब मैं NPCL में था। मुझे लगा अगर DRDO का डिले होता है तो एटलीस्ट मैं इसको छोड़ूंगा, क्योंकि 1 साल के बाद यहाँ पे आपको 3 महीने का नोटिस पीरियड होता है, तो मैं IOCL में अपीयर होऊंगा। और बीच में मैं IOCL अपीयर होने भी गया, बट मैं वहाँ पे बोल दिया कि सर आई विल नॉट बी एबल टू ज्वाइन हियर ड्यू टू दीज रीजंस। तो अभी उनका रिजल्ट भी आया, तो उसमें उन्होंने, मतलब मैंने किसी की सीट वहाँ पे, मेरे को ये था कि आई डोंट नीड टू होल्ड द सीट, मैंने उनको बोल दिया था। तो वहाँ पे फिर मैं वहाँ से बैक कर लिया अपने आप को, तो वहाँ पे मैं नहीं गया। तो इस तरह से सर मैंने दिए। ग्रेट। तो इतने सालों में जो आपने सीखा कि स्टूडेंट्स, जो आपने अगर कोई ऐसी मिस्टेक की हो जो आप चाहते हैं स्टूडेंट ना करें, तो क्या कहना चाहेंगे? सर सबसे पहली मिस्टेक ये बच्चे करते, जब मैं पहले साल था सर, मैं फ्रैंकली बताता हूँ, 2018 में मैं टेस्ट सीरीज लिखता था। अब टेस्ट सीरीज में हम करते क्या है सर, टेस्ट सीरीज में हम ये देखते हैं कि हमारे नंबर कितने आ रहे हैं, जबकि टेस्ट सीरीज का मेन पर्पज ये है, आप उन क्वेश्चंस को ज़्यादा ध्यान दीजिए जिसमें आप नहीं कर पा रहे हैं। आपने 10 क्वेश्चंस अच्छे से कर लिए, 20 क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हैं, तो 20 क्वेश्चन को वहीं पे सॉल्व करने का टेम्परामेंट डेवलप करिए। आप वहाँ पे डिमोटिवेट होके टेस्ट काट के बंद कर दिए एग्जाम्पल के तौर पे, या फिर आप नहीं कर पाए तो आप बढ़ गए, इजी क्वेश्चन से देखे खुश हो गए। तो अगर आप वहाँ पे टफ क्वेश्चन से दूर हट रहे हैं तो उसका टेम्परामेंट आप फाइनल गेट में कैसे कर पाएंगे? राइट। तो ये मैं 2018 में लैग करता था। बच्चे सर एनालिसिस नहीं करते हैं अच्छे से। एक मेरा फ्रेंड है, अभी मैं उसको वो, एक तो आपने कहा कि आपको टेम्परामेंट लूज नहीं करना है, एनालिसिस से करना है, और टेस्ट सीरीज से सीखना है, वैल्यू एडिशन करनी है। यस सर। एक चीज और कहूँगा सर कि लोग एनालिसिस का मतलब अच्छे से समझ नहीं पाते कि एनालिसिस कैसे करना है। एनालिसिस 3 तरह से होती है। जैसे आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया थ्योरी का, वो क्वेश्चन आपने कहीं पढ़ा ही नहीं है, तो आपको उसे रटना है। यदि ESC के लिए है और गेट के लिए है तो उसका कॉन्सेप्ट देखिए। आपने कैलकुलेशन मिस्टेक करी है, अब बच्चे क्या करते हैं सर, ये तो मैं कर लिया था, ऊपर से देखते हैं अरे यहाँ पे मिस्टेक की थी, जबकि वो फिर से जब करेंगे दोबारा क्वेश्चन आएगा, दोबारा वही मिस्टेक करते थे। आप उसी समय उस क्वेश्चन को लगाइए, आपका समय लगेगा लेकिन आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव हो जाएगी। आप उसको लगाइए, और अगर आप दोबारा गलती कर रहे हैं इसका मतलब आपने अच्छे से ध्यान एनालिसिस नहीं की है। ये सब दूसरी गलती करते हैं कि ऊपर से देख लेते हैं। और तीसरी एनालिसिस में हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम एनालिसिस करें तो हमें जो गलत हुए हैं उनमें तो ध्यान देना ही है, जो सही हुए हैं उनमें भी ध्यान देना है। कोई नया मेथड तो नहीं आ गया जिससे मैं इजीली क्वेश्चन थॉरो एनालिसिस करो, ताकि आपको प्रोज
कौन सा प्लस जो आपके स्ट्रेंथ एरिया उनको और अच्छा कैसे कर सकते हैं? यस, उनको अच्छे कोई से शॉर्टकट है, कोई फार्मूला ऐसा है जो आप कोई और टाइम सेव कर सकते हैं, तो Yes, उसको भी एक्सप्लोर करना है। आपने जैसे अप्रोच से सॉल्व किया, किसी हो सकता है दूसरे फ्रेंड ने बहुत शॉर्टकट मेथड से अप्लाई किया Yes, हो, sir. तो वो भी आप सीख सकते हो। दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द लर्निंग ऑफ टेस्ट सीरीज। यस सर, टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा मैं ये कहूँगा सर, जब बच्चे स्टार्ट करते हैं, जब मैंने स्टार्ट किया था, तो कहते हैं कॉन्सेप्ट सीखना है, बट कॉन्सेप्ट आखिर है क्या? कॉन्सेप्ट आप क्या सीख रहे हैं कॉन्सेप्ट में? जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, F बराबर MA हमें लगाना है कहीं पे, तो कई लोग इसमें F बराबर MA, M और A की वैल्यू दे दूंगा, आप F की वैल्यू निकाल देंगे। बट अगर इसको FBD बनाना हो, आपको एक्सेलरेशन का थॉरो आप समझ पाओ कि क्या है, मतलब जब आपको फीलिंग रहता है तो आप अच्छे से चीज़ों को कर पाते हैं। तो मैं ये कहूँगा, कॉन्सेप्ट आपको नोट्स पढ़ने से नहीं आएगा, आपको न्यूमेरिकल्स करने होंगे, तभी आप कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग ले पाएंगे। कि जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, तब तक आपको नहीं पता लगेगा कि ये सब मुझे आता है कॉन्सेप्ट कि नहीं। क्योंकि कई ऐसे एनालिसिस होते हैं कि आपको फार्मूला तो याद है, लेकिन उसका एप्लीकेशन सही तरह से नहीं हो पाता। यस सर, एक सर मेरा फ्रेंड है, वो 3-4 सालों से लगा हुआ है। उसकी मिस्टेक उसने मुझे बताई। वो क्या हो रहा है सर कि नोट्स पढ़ने लग जाता है जब न्यूमेरिकल नहीं बनते हैं। तो उससे हो क्या रहा है कि आप अपना मोटिवेशन वहाँ से ला रहे हो नोट्स पढ़ के, हाँ मेरे को आ तो रहा है, मैं नोट्स पढ़ लिया, फिर टेस्ट देने जा रहा हूँ। तो आप वहाँ से कॉन्सेप्ट दोनों से डेवलप होंगे, इसका ध्यान रखना है सर। गुड। और दूसरा ये तो आपने बताया कि जो मिस्टेक्स थी उनको नहीं करना है। दूसरा, क्या करना बहुत ज़रूरी है? ऐसा क्या है जो आपने किया और आप सोचते हैं ये मुझे बहुत यूजफुल रहा और इसको करना बहुत ज़रूरी है? सर, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है डिसिप्लिन। जैसे मेरा आप रात को जगते हैं, रात को पढ़िए, दिन को सोते हैं, दिन को सोइए। यदि आप पढ़, मेरा डिसिप्लिन ऐसा सर, मैं सुबह 3:34 AM उठ जाता था। मेरी बचपन से आदत रही है, जब मैं पढ़ता था अर्ली मॉर्निंग। तो मेरा ये था कि मैं 3 आवर्स स्टडी करूँगा। यदि मैं 3 AM जग गया, या कभी 4 जग गया तो 2 उसके बाद मैं सर 4 to 5 किलोमीटर की डेली रनिंग करता था। बीच में छूट गई, फिर मैं रनिंग को कंटिन्यू किया। तो आपको एक डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है। वो आपका डिसिप्लिन कैसे भी हो सकता है। कई लोग सर दिन को सोते हैं, रात को पढ़ते हैं, तो आप रात का डिसिप्लिन मेंटेन करिए, उस हिसाब से आप स्टडी करिए। डिसिप्लिन से होगा ये कि आपको चीज़ें पता चलेंगी कि मैं कर क्या रहा हूँ, क्या नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक टारगेट बना के रखिए और उसको एक डिसिप्लिन के साथ करिए। क्योंकि जब आप डिसिप्लिन के साथ रहेंगे तो आपको चीज़ें अचीव होती हुई दिखेगी, और जब चीज़ें अचीव होती हुई दिखने लगती हैं सर, तो उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। गुड। और कोई ऐसी बात आप शेयर करना चाहें जो स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल हो सकती है अपने एक्सपीरियंस से? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं और आप कहीं एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपके मार्क्स में यदि 3 मार्क्स या 2 मार्क्स या फिर रैंक में कहूँ 500 रैंक का भी फ़र्क दिख रहा है, 4000 से 3000 हुई है, और आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि आप जो लर्निंग कर रहे हैं वो पता कैसे चलेगा सेल्फ कॉन्फिडेंस? वो आपको एनालिसिस से पता चल जाएगा कि आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। तो आप लगे रहिए। यदि आपको लग रहा है कि इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो आप अदर एरिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, लगे रहना इंपॉर्टेंट है, और मैं अपने 5 साल की जर्नी में यही कहता हूँ, कंसिस्टेंसी एंड कंटिन्यूटी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। डेडिकेशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट, बट ये सारी चीज़ें, अब कंपटीशन थोड़ा बढ़ गया है, जब से नंबर ऑफ सीट्स कम होने की वजह से और कंपटीशन हाई है। तो ऐसी स्थिति में अपने आप को दूसरों से डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको लगातार कमिटमेंट और कंटिन्यूटी मेंटेन करना पड़ेगा, और कंसिस्टेंसी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। So thank you, Krishna Kumar. This was the discussion, and I wish you all the best for your upcoming joining, and congratulations to you and your family.